दोस्तों, वेलकम टू कोमल नाटा ऑफिशियल। अक्सर हम इंडिया के नेट कलेक्शंस की बात करते हैं। इंडिया में इस फिल्म ने इतने करोड़ कमाए, इंडिया में ऐसी गई, इंडिया में वैसी गई, ये फिल्म ने ये बिजनेस कर दिया, ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। ओवरसीज की बातें करते हैं लेकिन कम। तो हमने सोचा आज क्यों ना ये पूरा एपिसोड ओवरसीज बिजनेस पर बेस किया जाए, और इसलिए आज हमारे साथ है ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर प्रणब कपाड़िया। मैं बता दूं, हाल ही में उन्होंने पाकिस्तानी हिट, नाना पाकिस्तानी सुपर हिट द लेजेंड ऑफ मौला जट ओवरसीज में रिलीज की थी। सो लेट्स वेलकम प्रणब कपाड़िया। प्रणब, वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। थैंक यू कोमल जी, हाउ आर यू? बस प्रणब, मुझे ये बताइए, ओवरसीज बिजनेस लॉकडाउन के बाद पिकअप हुआ है कि नहीं, और कितना ट्रैक पर आ चुका है प्री लॉकडाउन डेज से अगर हम कंपेयर करें तो कोमल जी, ओवरसीज बिजनेस हैज कम बैक 70%। तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट बैक टू नॉर्मल हो चुका है। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म पठान, तो आप जानते हैं कि कितना बड़ा रिकॉर्ड बना चुकी है। तो यस। पठान के आने के बाद ये यकीनन कह सकते हैं कि बॉक्स ऑफिस इज बैक, एंड शायद 2023 में तो हम वही कलेक्शंस या उससे भी ज्यादा देख सकते हैं जो प्री कोविड लेवल पे थे। ओ वाओ, दैट्स फेनोमिनल न्यूज। और आपको लगता है ये जो मोमेंटम पठान से मिला है, ये कंटिन्यू रहेगा 2023 में? क्योंकि 2023 की तो शुरुआत हुई है और 2022 फिल्म इंडस्ट्री के लिए, खासकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, बहुत ही खराब साबित हुआ। देखिए, जो ट्रेंड्स आप इंडिया में देख रहे हैं वही चीज यहाँ पे आपको देखने मिल रही है कि बड़े पर्दे पे बड़े स्केल की पिक्चर चलेगी। आप छोटी कॉन्सेप्ट की फिल्म जो पहले 4-5 साल पहले चल रही थी, वो एक यूनिकनेस था उस टाइम पे। अभी ये साबित हो चुका है कि या आपको बड़ा प्रोडक्शन, बड़ा स्केल, मल्टी स्टार कास्ट फिल्म, ऐसे टाइप का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। आप देखें पिछले 12-18 महीनों में जो फिल्में चली हैं, KGF 2 है, या अभी पठान है, या लेजेंड ऑफ मौला जट, ये बड़े पर्दे की एक्सपीरियंस की फिल्में हैं। तो मेरे ख्याल से आगे चल के प्रोड्यूसर्स, क्रिएटिव राइटर्स, इन सबको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि बड़ा कुछ कंसीव करें। और वैसे भी कोमल जी, आप पीछे से देखें तो छोटी फिल्में हमेशा स्ट्रगल करती थी बॉक्स ऑफिस पे ओवरसीज में। जैसे आप इंडिया में पौने 200 हिंदी फिल्में बनती हैं, तो ओवरसीज में हमेशा 50 या 60 फिल्में ही रिलीज होती थी। अब वो 50-60 का जो बैलेंस है, वो शायद 45-50 हो गया है, लेकिन उसमें 15-20 तो साउथ की फिल्में आ गई, तो हिंदी का नंबर और भी करेक्ट। कम हो गया है। यस, सही बात है। सबसे पहले तो प्रणब, आप मुझे कोमल कह सकते हैं, क्योंकि हम प्रोफेशनल रिलेशनशिप के अलावा हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स भी बहुत स्ट्रांग है। वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर सो मेनी इयर्स। तो कोमल जी कहने की जरूरत नहीं है, थोड़ा अटपटा लग रहा है मुझे। तो प्रणब, मुझे ये बताइए, साउथ की फिल्मों की बात की आपने, तो वाकई में ओवरसीज में भी लोगों का ये सोचना था पठान आने तक कि अब साउथ की फिल्में चल रही है और हिंदी फिल्में कम चल रही है, बॉलीवुड का खात्मा हो रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा? बिल्कुल। देखिए, पहले ओवरसीज में हमेशा जो डायस्पोरा, जो हमारा कोर ऑडियंस है, वो हमेशा से हिंदी का परसेंटेज मान लो 30-35% था। तो तमिल, तेलुगु, क्योंकि आईटी सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हैं, वो सारे यूएस में बेस्ड हैं, दे आर फ्रॉम हैदराबाद और साउथ इंडिया। तो हमें ये हमेशा देखने मिलता था कि सडनली एक तेलुगु पिक्चर आएगी जो बहुत अच्छा बिजनेस करेगी। अब वो फ्रीक्वेंसी ऑफ तमिल तेलुगु का बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो ये हमें पता था कि बाइंग पावर तो है साउथ की फिल्मों का। जब जैसा हमने बात की कि कॉन्सेप्ट वाइज साउथ की फिल्में हमेशा बड़े कॉन्सेप्ट से, बड़े प्रोडक्शन से पिक्चरें बनाते थे। तो ये पिछले 12 महीने में देखने को मिला कि हिंदी ऑडियंस भी जाके साउथ की फिल्में देख रही हैं। प्लस वो फिल्में डब डब होके भी रिलीज होती थी। जैसे मैं आपको बताऊं, बाहुबली, हिंदी का बिजनेस उतना ही है ओवरसीज में जितना ओरिजिनल तेलुगु का है। और KGF 2, ओ, यस, और KGF 2 हिंदी तो तेलुगु के भी आगे है। तो अच्छा। तो ये एक बड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है कि
एंड आई थिंक ओटीटी का भी इसमें काफी हाथ है, क्योंकि आप घर पे बैठे डब्ड कंटेंट देखते हैं, सबटाइटल कंटेंट देखते हैं, तो आज के टाइम में ये फर्क नहीं पड़ता है आप कौन सी लैंग्वेज की फिल्म, एटलीस्ट एज लॉन्ग एज इंडियन फिल्म है जहाँ पे इमोशंस ग्राउंडेड और दिल को छूने वाली बात है इंडियंस के लिए, तो इट डजेंट मैटर आप साउथ की फिल्म हो या बॉलीवुड हो। सही बात है। तो अगर सारांश में आप मुझे ये बता सके कि ओवरसीज टेरिटरी कैसे डिवाइड होती है, जैसे यूएस भी ओवरसीज टेरिटरी का हिस्सा है, यूके भी है, मिडिल ईस्ट भी है, तो अगर सारांश में आप हमारे दर्शकों को बता सके कि क्या कंपोनेंट कितना परसेंटेज है? देखिए, इंडिया के बाहर जो मेन कंट्रीज हैं वो 5 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। एक है गल्फ, एक है यूके, एक है यूएसए कनाडा, फोर्थ इज ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड फिजी, एंड फिफ्थ इज साउथ ईस्ट एशिया, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, हांगकांग। अब ये 5 टेरिटरीज में लगभग 35 से 50 कंट्रीज हैं जहां पे यू कैन से हर बॉलीवुड फिल्म रिलीज होती है। जब आप शाहरुख खान की बात करते हैं या सलमान खान की बात करते हैं तो उनकी फिल्में 80 से 100 कंट्रीज जाती हैं। इनके अलावा और भी 20, 30, 40 कंट्रीज हैं जहां पर जाती जी है। ओके जी। ओके। और ये तो बात हो गई डे एंड डेट वाली रिलीज की, जिसमें हम ओरिजिनल हिंदी लैंग्वेज में करते हैं। अब ऑब्वियसली इन स्टार्स का इतना बड़ा पुल है कि ये अपना कंटेंट डब करके, जैसे रशिया में आपने डब कर दिया, जर्मनी में आपने जर्मन डब कर दिया, वो वहां के मेन स्ट्रीम ऑडियंस के लिए वो रिलीज होती है पिक्चर, और वो 3-6 महीने के बाद होती है, बट वो मार्केट अलग है। तो आप ये कह सकते हैं, मैं मेरी जर्नी की बात करूं तो 20-22 साल से मैं देख रहा हूं कि बॉलीवुड एक छोटे से हिस्से में उसकी गिनती होती थी कि भाई एक हॉलीवुड है और फिर अलग अलग लैंग्वेज है, उसमें भी एक बॉलीवुड भी है। जैसे आप यहाँ के डीवीडी स्टोर में चले जाएं, आप जाके पूछे हैं कि आई वांट टू बाय अ बॉलीवुड फिल्म, तो कहीं पे पीछे आपको वर्ल्ड सिनेमा में एक कैटेगरी में बताते थे, देखो यार ये हमारे पास 10-12 टाइटल्स हैं, आपको जो चाहिए ले लो। अच्छा। आज ऐसा है कि बॉलीवुड एक हॉलीवुड है, हॉलीवुड के नीचे बॉलीवुड है, ये रिकग्निशन हर कोई हर कंट्री में, वो कोई भी बैकग्राउंड का हो, दे नो बॉलीवुड इज देयर। उसके नीचे सारे लैंग्वेजेस आते हैं। तो ये कब से बदलाव आया? मेरे ख्याल से धीरे धीरे करके, वी हैव अ लॉट टू ओ टू द प्रोड्यूसर्स लाइक यश जी, एक्टर्स लाइक शाहरुख खान, जो एक एक टेरिटरी में जाके वहां पे धीरे धीरे अवेयरनेस बिल्ड की इन्होंने कि ये हमारी कंट्री है, ये हमारी पिक्चर है, हम ये टाइप का कंटेंट बनाते हैं। और यूनिकनेस हमारे इंडियन कंटेंट का ऐसा है कि हमने सॉन्ग एंड डांस फॉर्मूला पे पिक्चर बनाई, जो दुनिया के कोई और कंट्री करता नहीं है। एंड के ह्यूमन इमोशन एक ही है, आपको सिर्फ नैरेटिव आपका अलग होता है, जिस वजह से वो एसोसिएशन बनाना मुश्किल हो जाता है। जब आप अभी इंग्लिश की बात करें तो इतनी खूबसूरत कहानी, इतनी सिंपली इन्होंने डायरेक्टर ने बताई कि जर्मनी में, फ्रांस में, जापान तक वो पिक्चर ने ऐसा कनेक्ट किया है लोगों के साथ। कल ही न्यूज आई कि चाइना में 24 फरवरी, यस 24 फरवरी से चाइना में रिलीज होने वाली, एग्जैक्टली। तो ये कितनी बड़ी बात है जब ये कहानी लिखी गई थी एक ऑडियंस को माइंड में रखते हुए, बट एक हाउसवाइफ की जो स्ट्रगल है एक लैंग्वेज से, ये तो हर दुनिया में हर कम्युनिटी में ये महसूस की जाती है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल अवेयरनेस ऑफ बॉलीवुड इतना बढ़ चुका है कि पीपल आर सीकिंग इंफॉर्मेशन। एक होता है ना, मैं आपको बताऊं कि इंडिया में एक पोर्चुगीज फिल्म रिलीज हो रही है, क्या मतलब कोई अवेयरनेस ही नहीं है, ना आपको इंटरेस्ट है। तो ये हाल था बॉलीवुड का, यू कैन से 20 साल पहले। बट हर एक का, आई थिंक एज अ फ्रेटर्निटी, हर एक ने कंट्रीब्यूट किया। हर बार आप शूटिंग करते हो अब्रॉड तो कुछ अवेयरनेस और बढ़ती है, हर बार आप कहीं पे रिलीज करते हो। जैसे हमारा इरोस में जब मैं उनके साथ था, आई हैव टू गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू किशोर एंड द एंटायर मैनेजमेंट। हमारा आउटलुक यही था कि चाहे कितनी भी छोटी टेरिटरी और कितना भी छोटा पैसा मिले, हमें आगे की सोचनी है, और इसको अभी रिलीज करेंगे तो ये टेरिटरी कल 10 गुना बढ़ सकती है। वेरी नाइस। मतलब आप लोगों ने
इरोस इंटरनेशनल ने काफी हद तक ओवरसीज टेरिटरी को ग्रो करने का मौका दिया एंड ग्रो करवाया। जी बिल्कुल। आप कह सकते हैं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाज द टर्निंग पॉइंट, राइट, दिलवाले ओवरसीज दुल्हनिया ले बिजनेस में। जाएंगे या हम आपके हैं कौन, कौन सा टर्निंग पॉइंट था? मेरे ख्याल से 4-5 फिल्मों का नाम तो हमें जरूर लेना चाहिए जिन्होंने ओवरसीज में एक नया डेफिनेशन दिया कि बिजनेस इतना हम्म हो सकता है। हम्म आप दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम। आप कह सकते हैं कभी खुशी कभी गम के टाइम तक तो अवेयरनेस बहुत हो चुका था, लेकिन जो बिजनेस वो पिक्चर ने किया था उस टाइम पे, यानी हम्म। यूके का नंबर मुझे 2.4 मिलियन पाउंड, यानी आज के टाइम का 24 करोड़ रुपया सिर्फ यूके में। और ये रिकॉर्ड मेरे ख्याल से 10-15 साल तक किसी ने तोड़ नहीं पाया था वाओ इतना। वाओ। नहीं, एक आउटलुक का बहुत इंपॉर्टेंट नजरिया है कि अगर एक टेरिटरी से आपको मान लो $500 मिलते हैं और आपका खर्चा $500 है, तो अक्सर लोग सोचते हैं छोड़ो क्या जरूरत है। बट इरोस का एक आउटलुक था कि नहीं, वी आर इन इट फॉर द लॉन्ग रन। और हमें ये, हम साल का 12-15-20 प्रोडक्ट्स हम लेके आते हैं, तो हम इस प्रोडक्ट से हम शुरू करेंगे तो 20th प्रोडक्ट तक हमारी मार्केट $5,000 की होगी, फिर $50,000 की। और हमने देखा ये बजरंगी भाईजान में उस समय का 200 करोड़ रुपए का ओवरसीज का ग्रॉस बिजनेस, कभी सोचा नहीं था। शायद जब हमने फिल्म रिलीज की थी, शायद हमारी सोच या इंडस्ट्री की सोच ये थी कि अगर ये 200 करोड़ इंडिया में कर दे तो बहुत बड़ी बात है। और इस पिक्चर ने 200 करोड़ आउटसाइड इंडिया करके दिखाया। ओवरसीज, ओ वाह। आपने कहा 200 करोड़ ग्रॉस, अच्छा किया आपने ये वर्ड का इस्तेमाल किया, ग्रॉस। अब लोग कंफ्यूज है, हमारे दर्शक कंफ्यूज है कि ग्रॉस कलेक्शन मतलब वो पूरा का पूरा प्रोड्यूसर के पॉकेट में जाता है या कितना परसेंटेज प्रोड्यूसर को मिलता है, क्योंकि ग्रॉस कलेक्शन तो जाहिर सी बात है ओवरसीज के सिनेमा वाले भी अपना हिस्सा रखेंगे, तो मोटा मोटी कितना परसेंटेज प्रोड्यूसर को या इंडियन काउंटर पार्ट को मिलता है? देखिए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ये है कि जैसे इंडिया का मैं कंपेयर करूं तो इंडिया इज वन कंट्री विद वन जीएसटी, ठीक है। करेक्ट। यहाँ पे हम 50 कंट्री में रिलीज करते हैं तो 50 टैक्सेस हैं, हर कंट्री के परसेंटेज अलग हैं। तो जी। हमारा थंब रूल ये है कि जो भी ग्रॉस होता है उसका रफली 38% आप नेट पकड़ 38, के चल सकते हैं। मतलब 38% इंडियन प्रोड्यूसर के हिस्से आता है। नहीं, 38%, यस, 38% इंडियन प्रोड्यूसर के हिस्से आता है। क्योंकि हम्म। इसमें इसमें एक कंपोनेंट है टैक्स का, दूसरा यस। कंपोनेंट है रेवेन्यू शेयर बिटवीन एग्जीबिटर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर, अब यस। अगेन, इंडिया इज वन कंट्री, एक आपका स्लैब है कि आपने इतना किया तो आपको इतना परसेंटेज मिलेगा। ओवरसीज में इज वेरी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि कहीं पे आपको 50 मिलता है, कहीं पे 40 मिलता है, कहीं पे 42, 35। तो अगर मुझे मोटा मोटा आपको बताना है रिलीज के पहले, तो आप ये 38% का रूल लेके चल सकते हैं। ओके। कई कई पिक्चरों में 41 भी मिलता है, 42 भी मिलता है, क्योंकि कहीं पे फिल्म ने बहुत अच्छा बिजनेस किया तो अ, मान लो 25 टेरिटरी में से आपको 15 में 50% मिल गया। ओके। कहीं पे आपकी फिल्म नहीं चली तो 50% वाली टेरिटरी में भी आपको 45 ही मिलता है या 40 मिलता है। जी जी, सो केस टू केस डिपेंड करता है। अगर मैं हम्म। आपसे ये पूछूं कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर्स ओवरसीज टेरिटरी में हिंदी फिल्मों में कौन कौन से हैं? द वन एंड ओनली पठान, जिसने 9 या 10 डेज में ही पूरा रिकॉर्ड कायम कर दिया। उसके अच्छा। पहले का रिकॉर्ड था पद्मावत, ओके। विच वाज $34 मिलियन। अच्छा, यहाँ पे मैं ये क्लियर कर दूं कि बीच में एक दौर आया था जब चाइना में रिलीज होती थी फिल्में। जी 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 जैसे हमने भी एक फिल्म रिलीज की थी अंधाधुन, बजरंगी जी भाईजान भी रिलीज की थी चाइना में। तो जी। मैं चाइना का नंबर यहाँ पे नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ। यस, थर्टी फोर बिकॉज मिलियन बहुत कम डॉलर फिल्में, बिकॉज बहुत जी कम फिल्में चाइना में रिलीज होती है। जी बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो हम्म कोर अगर मार्केट की बात करें तो पद्मावत $34 मिलियन का जो बिजनेस है, कल हम्म ही कल ही पठान ने इसको क्रॉस किया है इन ओनली 9 or 10 days। सो 9 or 10 days, yes। फिनोमिनल अचीवमेंट। और मुझे लगता है पठान विल गो टू $40 मिलियन लाइफ टाइम, ओ वाह, जो क्योंकि अभी भी इंडियन स्ट्रांग जा रही है। जी इंडियन रुपीज में 320 करोड़ का बिजनेस, आई मीन इट इज अनबिलीवेबल। ओ। और फिल्में अगर मैं गिनाऊं तो दंगल इज 31 मिलियन, हम्म बजरंगी भाईजान वाज $30 मिलियन,
तो ये टाइप की 4-5 फिल्में हैं जिन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया था उस टाइम पे। और आपकी जो फिल्म है द लेजेंड ऑफ मौला जट, ये पाकिस्तानी फिल्में जो आती है, कम आती है ऑफ कोर्स, लेकिन उनमें से सबसे बड़ी हिट ये है आज तक की। जी बिल्कुल। आज इसके पहले की आप कह सकते हैं कि पाकिस्तानी फिल्में लगभग अच्छी फिल्में जो बड़े स्टारकास्ट वाली हैं, वो लगभग $1 मिलियन का बिजनेस करती थी आउटसाइड पाकिस्तान। जी, तो जी। 8 करोड़ रुपए हो गए। हम्म। ह- हमें यकीन था कि ये पिक्चर वो रिकॉर्ड तो पार कर देगी, बट हमें लग रहा था कि मिलियन का शायद 1.5 हो जाए या $2 मिलियन हो जाए। हम्म। हम्म। इसकी इसकी खूबी ये है कि ये फिल्म पंजाबी लैंग्वेज में है, और ये फिल्म जो है वो प्री इंडिपेंडेंस ईरा में सेट की गई है। और ये जो कैरेक्टर्स हैं, इसकी जो ताजगी है और इसकी जो मेमोरी है, वो इंडियन पंजाबीज में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी हम्म। जो जो आज के 40-50 ईयर ओल्ड हैं, इन्होंने ये सब कहानी सुनी है बचपन में। जी, जी, जी। तो जब हमने फिल्म रिलीज की तो वी वर शॉक्ड एक्चुअली, जिस टाइप का इसका रिस्पॉन्स मिला। तो लाइफ टाइम हमने $6 मिलियन किया है पिक्चर का बिजनेस। ओह माय गुडनेस! क्या एंड आई बात टेल है, यू, क्या बात! द आई ओपनिंग थिंग फॉर अस इज, हमें लगा था कि जो पाकिस्तानी सेंटर्स हैं, जैसे आप हम्म। यूके में भी, आप कह सकते हैं यूएस में भी, कि ये पॉकेट्स जो है यहाँ पे ज्यादा पाकिस्तानीज है तो यहाँ पे पिक्चर चलेगी। मौला जट ने पंजाबी एरिया में उससे डबल बिजनेस किया है। ओहो! तो और हमारे पास वीडियोस हैं यूट्यूब पे, जो कनाडा में पंजाबीज हैं, ऑस्ट्रेलिया में पंजाबीज हैं, यूके में, दे हैव रिकॉर्डेड, खुद जाके, हमने कोई पीआर नहीं किया कि प्लीज गो एंड वॉच दिस फिल्म, ये इतनी जबरदस्त फिल्म है। तो एक एसोसिएशन अच्छा। बन गया है कम्युनिटी के साथ। तो यस, वाह! $6 मिलियन। और अब हम इसको नॉन ट्रेडिशनल, जैसे हम कहते हैं, मैंने जिक्र किया पहले रशिया का, पहले यस, यस। तो अभी हम इस फिल्म को अब रशिया में रिलीज करने जा रहे हैं, विच इज गोइंग टू बी इन अ डब्ड वर्जन, हम्म। जो वहां के मेन स्ट्रीम को अपील करेगी। अच्छा, क्या बात है! तो आने वाले दिनों में और कौन सी फिल्में आप रिलीज करने वाले हैं? हाल ही में आपने जुग जुग जियो भी ओवरसीज टेरिटरी में रिलीज की थी, और मेरे ख्याल से जुग जुग जियो हालांकि इंडिया में खास नहीं कर पाई, इनफैक्ट अच्छा बिजनेस नहीं किया, वहीं ओवरसीज में उसका बिजनेस ठीक ठाक था। एम आई राइट? जी बिल्कुल। देखिए, ओवरसीज मार्केट ऑलवेज हैज बिन द मोर, यू कैन से, ग्लॉसी मार्केट, जी, एक जी। एक उनको अच्छा प्रोडक्शन सेटअप। करण जौहर ऑफ कोर्स इज अ ब्रांड बाय हिमसेल्फ। हम्म। उनकी आप फिल्में देखें तो हर फिल्म हम्म। ने एक दिल को छू लिया है, ओवरसीज के ऑडियंस को खास करके। तो करेक्ट। इनका एक ड्रॉ एक बिल्कुल अलग है। आप कोई भी प्रोमो आप डालें कि ये फिल्म आ रही है करण जौहर की, तो वी नो के ये ऑडियंस तो जाने ही वाली है फिल्म देखने के लिए। तो ओ। जुग जुग जियो में भी एक फैमिली सेटअप था, करण जौहर का नाम था, धर्मा प्रोडक्शंस। तो ये सारा सेटअप देख के हमें यकीन था कि ये बिजनेस करेगी इंडिया का। यस, एक हम देख रहे हैं, आई कैन एक्चुअली टेल यू 2 ऑब्जर्वेशन। एक टाइम था कि इंडिया अपने हिसाब से चलता था और ओवरसीज अपने हिसाब से चलता था। शायद वो टाइम सोशल मीडिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। तो करेक्ट। एक एक फिल्म जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ था एडलैब्स में, कॉल बाबुल। बाबुल, यू कैन से, कि बागबान का एक सीक्वल जैसा था। यस। बागबान ने बड़ा जबरदस्त बिजनेस किया था इंडिया में, ओवरसीज में। जब बाबुल रिलीज हुई तो ओवरसीज में उसका बिजनेस बागबान से ज्यादा था, एंड इंडिया में वो पिक्चर ओ। चली नहीं। नहीं चली। तो रवि चोपड़ा ओ। साहब हमेशा कहते थे, यार ये कैसे कमाल हो गया, आई कांट बिलीव इट। ऑफ कोर्स सलमान का छोटा कैमियो था, तो ये सारा देख के इट हैड सेट अ माइलस्टोन दैट टाइम। नाउ हम्म। नाउ इन 2022-23, द वर्ल्ड इज सो वेल कनेक्टेड कि आप अगर फिल्म इंडिया में नहीं चलती है तो यहाँ पे भी उसका असर देखने मिलता है, एंड वाइस वर्सा। KGF 2, मैं हम्म। यकीन से कह सकता हूं कि कोई भी, चाहे कितना वो एक्सपर्ट हो, ये नहीं कह सकता था कि ये इतना बड़ा बिजनेस ओवरसीज में करेगी। बिकॉज इट्स अ वेरी, हम्म। इंडिया फोकस फिल्म, इट्स अ मास फिल्म, एंड मास यू और ऑलवेज से यस, यस। कि ओवरसीज में तो इट्स मोर क्लास वर्क्स देन मास, बट इट हैज गॉन एंड ब्रोकन एवरी रिकॉर्ड।
तो मेरे ख्याल से ओह, सोशल मीडिया एंड एक और चीज है, आप खास करके तमिल तेलुगु फिल्म आप देखें तो इंडिया में थर्सडे या फ्राइडे रिलीज होती है डिपेंडिंग ऑन द फेस्टिवल, बट वो एक दिन पहले रिलीज करते हैं ओवरसीज में। वेडनेसडे यस। की रात को अगले दिन सबको काम होता है। वैसे आप अगर डिनर पे बुलाएंगे तो लोग बोलेंगे नहीं नहीं मुझे कल सुबह जल्दी उठना है, लेकिन वो अपनी फेवरेट एक्टर की फिल्म देखने के लिए रात को 10 बजे भी जाएंगे, $30 $30 की टिकट भी लेंगे। यू नो व्हाई? बिकॉज दे वांट टू ब्रैग विद देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली, आई सॉ इट बिफोर यू। तो ये एक जो क्रेज है वो, मेरे ख्याल से ये ऐसा बिजनेस है कि हर रोज you become a student and by evening you become expert again, next day you become student because you get to learn everything every day. करेक्ट, करेक्ट। प्रणब, आपने बहुत सही कहा। और इस वीडियो के जरिए डेफिनेटली आप टीचर हैं और हमारे दर्शक इंक्लूडिंग मी स्टूडेंट्स रहे हैं, और बहुत बहुत ज्ञान दिया आपने, बहुत नॉलेज शेयर किया आपने। और इसलिए आई थिंक माय सब्सक्राइबर्स आर slightly smarter now as far as overseas business is concerned. Thank you so much, Pranav, for talking with us. And बहुत मजा आया आपसे बात करके। और आखिरी सवाल जाते जाते, द लेजेंड ऑफ मौला जट के बाद अब कौन सा लेजेंड आप रिलीज करने वाले हैं? कोमल, मैं शायद चूजी हूं कि क्योंकि जैसे मैंने समझाया कि बहुत मुश्किल है अच्छी, यानी 10-12 यस, फिल्में आप कह सकते हैं कि चल सकती हैं जिसमें एफर्ट, क्योंकि एफर्ट सेम है हर पिक्चर का। तो यस, हमारी टीम की यही आउटलुक है कि हम ऐसे फिल्म के साथ जुड़े हैं, शायद वो साल की 2 या 3 फिल्में ही हो, लेकिन ऐसी हो जिसमें मजा आ जाए काम करके, और हम एक लेवल तक उसको पहुंचा सके फिल्म को। छोटी फिल्में हम ऐसे हम एक्चुअली प्रोड्यूसर्स को भी बोलते हैं कि क्यों ना अपना पैसा आप क्यों वेस्ट कर रहे हैं, लेट्स नॉट रिलीज इट इन ओवरसीज। सही, सही, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब कोई बड़ी फिल्म और आप अनाउंस करेंगे? बिल्कुल, होपफुली मे बी जून जुलाई टाइम। चलिए, वेरी गुड। थैंक यू सो मच प्रणब, एंड हियर्स विशिंग यू द वेरी बेस्ट। शुक्रिया हमारे साथ थैंक ये यू। इंटरव्यू करने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया, नमस्ते। थैंक्स। तो दोस्तों, ये थे प्रणब कपाड़िया। आई एम श्योर आफ्टर वॉचिंग दिस इंटरव्यू आप भी ज्यादा नॉलेजेबल होंगे एज फार एज ओवरसीज बिजनेस इज कंसर्न्ड, एंड कौन सी फिल्में चलती है, कैसा बिजनेस करती है, क्या शेयर होता है। तो अगली बार जब आपको ये पता चले कि इस फिल्म ने इतना ग्रॉस किया है, तो ये टर्म कतई मत यूज कीजिएगा कि इस फिल्म ने इतना ओवरसीज में कमाया। इतना कमाया नहीं, इतना कलेक्शन हुआ, और अप्रोक्सीमेटली 38 to 40% कमाया। थैंक यू, शुक्रिया। कीप वॉचिंग कोमल नाट ऑफिशियल।